जैसे ही आर्यन रॉयल बैंक के गेट पर पहुंचा और अंदर कदम रखने की कोशिश की, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऐसी तेजी से रोका मानो कोई भिखारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ए लड़के, कहां घुसे चले आ रहे हो? ये बैंक है, तेरे जैसे लोगों का चाय का ठेला नहीं। उसके लहजे में सिर्फ रोकने का हक नहीं था, बल्कि नफरत, हिकारत और घमंड की पूरी दुकान खुली थी। आर्यन का चेहरा उतना ही शांत था जितना एक झील होती है आंधी से पहले। उसने बिना झिझ के कहा, मेरा इस बैंक में अकाउंट है, उसी के काम से आया हूं। गार्ड ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी नजरें आर्यन की पुरानी जीन्स, फीके पड़ चुके शर्ट और टूटे मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर थम गई। और फिर हंसी, जैसे जमाना हंस रहा हो। ओह, अगर तेरे जैसा दिखने वाला लड़का इस बैंक में अकाउंट होल्डर है, तो फिर मैं इस देश का अगला प्रधानमंत्री हूं। उसकी हंसी अब अकेली नहीं थी। आसपास खड़े लोगों की हंसी उसमें मिल गई थी, मिलकर एक तमाशा बन गया था। टाइम वेस्ट मत कर लड़के, गार्ड ने अब कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर धकेलने की कोशिश की। यह बैंक तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां तो एक नॉर्मल अकाउंट के लिए भी करोड़ों का मिनिमम बैलेंस चाहिए। और फिर उंगली उठाकर चिल्लाया, अबे निकल यहां से, वरना मुझे तेरे लिए किसी और भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर आर्यन, वो जमीन में गड़ा नहीं। वो बस वही खड़ा रहा, चुप, ठंडा। लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, वो किसी को दिखाई नहीं दी। वो अपनी जीन्स की जेब में हाथ डालता है और एक पुराना, पिटा हुआ मोबाइल निकालता है, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर सेव है। कॉल मिलाता है, पहली बेल, दूसरी बेल, कॉल उठता है। भूषण। आर्यन बिना किसी भूमिका के कहता है, रॉयल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। त्रिपाठी जी से कहिए वो मुझे बाहर लेने आ जाएं। कॉल कट। ना कोई एक्स्ट्रा बात, ना सफाई, ना ताव, सिर्फ इतना ही। पर यह सीन किसी को समझ नहीं आता। गार्ड और बाकी लोग ठहाके मारकर हंसते हैं। अबे देखो तो इसे लग रहा है बैंक मैनेजर खुद इसे लेने आएंगे। क्या टाइम आ गया है, अब सड़क छाप भी डिमांड करने लगे हैं। उसी वक्त एक लग्जरी कार बैंक के गेट पर रुकती है। कार इतनी चमचमाती कि गार्ड की रोशनी में उसके क्रोम का अक्स बनता है। गार्ड तुरंत दौड़ते हैं, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते हैं, सधे हुए अंदाज में, जैसे किसी महारानी का स्वागत हो। कार से उतरती है स्नेहा, ग्लैमर्स रेड ड्रेस में, चश्मे के पीछे आंखें जैसे आग फेंक रही हों। साथ में विकास। विकास की नजर जैसे ही आर्यन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक तिरछी, हिकारत भरी मुस्कान फैल जाती है। और फिर सबके सामने गार्ड्स की ओर देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि आजकल रॉयल बैंक भिखारियों को भी अंदर आने देता है। विकास की बात पर कुछ लोग फिर से हंस पड़े। स्नेहा का चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के था, न मुस्कान, न नाराजगी, बस एक ठंडी नजर जो आर्यन के चेहरे से टकराई और फिर दूर हो गई। गार्ड ने भी मौका नहीं गंवाया। सर, इसने कहा था कि मैनेजर खुद इसे लेने आएंगे। मैंने तभी समझ लिया था, पागल है शायद। लेकिन आर्यन अब भी वैसा ही खड़ा था, शांत, स्थिर, जैसे वक्त का सबसे ठंडा हिस्सा वही जमा हो गया हो। उसी पल बैंक के बड़े दरवाजे एक झटके से खुलते हैं। बाहर निकलता है एक अधेड़ उम्र का आदमी, पूरी गरिमा और घबराहट के साथ। उसके पीछे 3 बैंक अफसर और उनके पीछे 2 सिक्योरिटी सुपरवाइजर। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर त्रिपाठी है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी वीवीआईपी के स्वागत की तैयारी छूट गई हो। वो सीधा आर्यन की तरफ भागता है, इतनी तेजी से कि उसकी सांस फूल जाती है। सर आप ठीक है? बहुत बहुत माफी चाहता हूं सर। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप खुद आ रहे हैं। ये हमारे स्टाफ की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम तुरंत कार्रवाई लेंगे। अब गार्ड का चेहरा फक पड़ चुका था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। विकास और स्नेहा की आंखें फैल चुकी थी, जैसे कोई सपना आंख खोलते ही सच बन गया हो।
और वो सपना उनका नहीं था। आर्यन एक कदम आगे बढ़ता है, त्रिपाठी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, त्रिपाठी जी, मैं बस वही चाहता हूं जो सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट। फिर वो गार्ड की ओर देखता है, जिसकी पेशानी पर पसीने की लकीरें दौड़ रही थी। और हां, इस आदमी ने मुझे रोका नहीं, अपमानित किया। आर्यन की आवाज अब ठंडी नहीं थी, अब वो उतनी ही भारी थी जितनी कोई करारा तमाचा होता है। त्रिपाठी पीछे मुड़ता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, सिक्योरिटी हेड को बुलाओ और इस आदमी को फौरन ड्यूटी से सस्पेंड करो। गार्ड वही बैठ गया, उसके घुटने जवाब दे चुके थे। आर्यन अब आगे बढ़ता है, विकास और स्नेहा के बीच से। विकास ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर शब्द जैसे गले में ही फंस गए। उसके बाद त्रिपाठी जी आर्यन को बड़ी ही इज्जत के साथ बैंक के अंदर ले गए। बैंक के अंदर कदम रखते ही आर्यन का पहला रिएक्शन आंखें चौंधिया जाना। वो बैंक नहीं था, कोई 5 स्टार होटल लग रहा था। सफेद इटालियन मार्बल की चमचमाती फ्लोरिंग, क्रिस्टल ग्लास की पारदर्शी दीवारें जिनसे सूरज की किरणें ऐसे छन कर आ रही थी जैसे कोई दिव्य उजाला उतर रहा हो। दीवारों पर मिनिमलिस्ट आर्ट पेंटिंग्स और हाईटेक डिजिटल साइन बोर्ड्स जो हर मेहमान का नाम और मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। गोल्डन एक्सेंट में चमकता रिसेप्शन डेस्क। उसके पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही आर्यन को देखा, झुककर नमस्कार किया। और ठीक हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर, जिसमें सैकड़ों क्रिस्टल लाइट्स एक साथ टिमटिमा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई रॉयल पैलेस की आत्मा वहां सांस ले रही हो। जहां आम बैंक में लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वहां वेलवेट सोफे, लैविश वेटिंग लाउंज और टच स्क्रीन बूथ थे, जहां ग्राहक खुद अपना लेन देन बिना किसी इंसान की मदद से कर सकते थे। खूबसूरत यूनिफॉर्म स्टाफ कुछ कॉफी, ग्रीन टी और फ्रूट ड्रिंक्स की ट्रे लेकर घूम रहे थे, और कुछ ग्राहक की हर नजर और इशारे पर ध्यान दे रहे थे। आर्यन ने एक नजर चारों ओर डाली, हर चेहरा प्रोफेशनल, हर मूवमेंट में एलिगेंस, हर चीज में शाही ठाठ। फिर त्रिपाठी जी सीधा आर्यन को लिफ्ट से 17वें फ्लोर पर ले जाते हैं, जहां सिर्फ उनका ही प्राइवेट केबिन था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, आर्यन की आंखें एक बार फिर चौंधिया जाती है। केबिन? नहीं, ये तो किसी इंटरनेशनल 5 स्टार स्वीट जैसा लग रहा था। एक तरफ ऊंची छतों वाला ऑफिस एरिया, जिसमें एल शेप में फैला हुआ महंगा वुडन डेस्क, उसके ऊपर हॉलैंड से मंगवाई गई स्टेशनरी और वॉल माउंटेड स्क्रीन्स लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एक ग्लास वॉल के पार मास्टर बेडरूम, किंग साइज बेड, वॉक इन क्लोसेट और एक प्राइवेट जकूजी तक मौजूद था। दीवारों पर लगी आर्टवर्क और सामने खुले शहर का पैनोरमिक व्यू, जैसे हर कोना चीख चीख कर कह रहा हो, ये जगह सिर्फ खास लोगों के लिए है। त्रिपाठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर, यहां बैठिए। आर्यन के बैठते ही वो इंटरकॉम पर रिसेप्शन को कॉल करते हैं और एक ड्रिंक और स्नैक्स मंगवाते हैं। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है और एक बेहद आकर्षक रिसेप्शनिस्ट ट्रे में जूस और स्नैक्स लेकर अंदर दाखिल होती है। पर जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है, उसकी चाल थम जाती है, चेहरा सख्त हो जाता है। ये वही लड़की थी, ईशा। जब स्नेहा ने आर्यन को धोखा दिया था, तब ईशा ने भी उसके पीठ पीछे खूब मजाक उड़ाया था। वही ईशा आज आर्यन को त्रिपाठी जैसे आदमी के साथ देख रही थी, और वो भी इस रॉयल स्वीट में। त्रिपाठी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ट्रे को टेबल पर रखो और रूम से बाहर जाओ। ईशा ने बिना कुछ बोले ट्रे रखी और बाहर चली गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो दरवाजे के पास एक कोने में रुककर चुपचाप उनकी बातचीत सुनने लगी। अंदर त्रिपाठी जी अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, फंड्स को लेकर। बायोमेट्रिक सिस्टम ऑन होता है, आर्यन का रेटिना और फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है। कई डॉक्यूमेंट्स पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। एक एक करके सारी औपचारिकताएं पूरी होती है। फिर त्रिपाठी जी एक ब्लैक कार्ड आर्यन की तरफ बढ़ाते हैं। सर, ये हमारा एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड है, जो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को दिया जाता है जिनकी नेटवर्थ अरबों में हो।
इससे आप अनलिमिटेड अमाउंट ट्रांसफर या विथड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सीमा के बिना। बाहर छिपी ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल धड़कने लगता है। एक डिलीवरी बॉय, ब्लैक कार्ड, वो कार्ड जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नसीब नहीं होता। आज वो कार्ड इस लड़के की फटी जीन्स की जेब में जाने वाला है। आर्यन कार्ड लेता है, उठता है, त्रिपाठी जी को धन्यवाद कहता है और केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। और वहीं कोने में छिपी ईशा अपनी सांस रोककर देखती रह जाती है, कैसे उसका एक वक्त का मजाक अब उसे सबसे बड़ी सजा बनकर देख रहा है। वही आर्यन चुपचाप रॉयल बैंक के बाहर निकल जाता है। ब्लैक कार्ड हाथ में लेकर उसका मन एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़ा महसूस करता है। सबसे पहले उसने फैसला किया कि अब खुद को उस पुराने फटेहाल रूप से बाहर निकालना है। उसका अगला कदम था मॉल। वो दिल्ली के सबसे आलीशान मॉल इंपीरियल गैलेरिया की तरफ बढ़ता है। ये मॉल शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक साउथ एक्सटेंशन में स्थित है, जहां अमीरों की गाड़ियां ही नहीं, उनके नखरे भी पार्क होते हैं। जैसे ही आर्यन मॉल के विशालकाय शीशे के गेट से अंदर दाखिल होता है, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और परफ्यूम्स की मिलीजुली खुशबू उसके चेहरे से टकराती है। उसके पुराने जूतों की आवाज चमचमाती मार्बल फ्लोर पर अजनबी सी लग रही थी। वो चारों तरफ देखता है। आर्मानी, ह्यूगो बॉस, लुइस व्यूइटन, ज़ारा, गक्सी और डियोर के चमचमाते शोरूम्स मानो उसकी औकात को चुनौती दे रहे थे। मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक लग्जरी ब्रांडेड क्लोथिंग स्टोर दिखता है, द रॉयल अटायर। बाहर लगी डिजाइनर मैंक्विन्स की ड्रेसिंग उसे अपनी ओर खींचती है। उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो स्टोर के दरवाजे पर पहुंचता है, एक सेल्स गर्ल अंजलि, जो गक्सी की ब्लैक यूनिफॉर्म पहने है, उसे देखती है। आर्यन ने एक पुरानी घिसी हुई नीली जीन्स और हल्की सी मैली टी शर्ट पहन रखी थी। बाल बेतरतीब, चेहरे पर थकावट की लकीरें। अंजलि को एक पल को लगा कि यह स्टोर का कोई क्लीनर है। वो बिना एक पल गवाए उसके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, कितना लेट आए हो तुम? अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है। जाओ जल्दी से शीशे साफ करो और वो कोने में जो कचरा पड़ा है उसे भी उठा लो। आर्यन ठहर जाता है। दिल में कुछ चुभता है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान रखते हुए कहता है, देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। मैं यहां शॉपिंग करने आया हूं। अंजलि पहले चौंकती है, फिर हंसती है और सामने की तरफ इशारा करके कहती है, अच्छा, शॉपिंग करने आए हो? वहां सेल लगी है, बाय 1 गेट 3 फ्री। शायद तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। आर्यन बिना कुछ बोले उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ सीधा स्टोर के सबसे महंगे सेक्शन की ओर बढ़ता है, जहां खास कस्टमर्स के लिए आर्मानी और जिल्डो ज़ेग्ना के प्रीमियम थ्री सूट डिस्प्ले में लगे हैं। अंजलि तमतमाते हुए उसके पीछे जाती है और कहती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टोर के सबसे महंगे कपड़े हैं। एक एक की कीमत 5 लाख से शुरू होती है। 90% डिस्काउंट पर भी तुम इनमें से कुछ नहीं खरीद सकते। टाइम पास करने से बेहतर है कि वहां जाकर कोई ऑफर वाला टी शर्ट खरीद लो। आर्यन उसकी बातों पर मुस्कुरा देता है। वो सूट की तरफ हाथ बढ़ाता है। एक ब्लैक कलर का ज़ेग्ना 3 पीस सूट उसकी नजर में कुछ खास था। उसकी उंगलियां उस सूट के कॉलर तक पहुंचने ही वाली होती है कि अंजलि फिर चीखती है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये सब तुम्हारी औकात से बाहर की चीजें हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी 7 पुश्तें भी इसका हर्जाना नहीं भर पाएंगी। उसी वक्त एक भारी आवाज आती है, सेल्समैन, वो ब्लैक 3 पीस सूट निकाल के दो, मैं ट्राई करना चाहता हूं। सभी मुड़कर देखते हैं। एक भारी शरीर वाला आदमी काले सूट में ठाठ से चलता हुआ आता है। उसके साथ 2 गार्ड्स हैं। वो है मिस्टर चड्डा, मॉल के मालिक का साला। इस मॉल में उसकी तूती बोलती है। वो आर्यन को घूरते हुए कहता है, तुमसे कहा था ना मैंने, वो सूट निकालो। सुनाई नहीं दिया क्या? आर्यन शांत लहजे में जवाब देता है, पहली बात, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, और रही उस सूट की बात, तो मैं ही इसे खरीदने वाला हूं।
ये सुनते ही पूरे स्टोर में एक सन्नाटा छा जाता है। चड्डा उसे ऊपर से नीचे देखता है और जोर से हंसता है। तू इस सूट को खरीदेगा? जानता है इसकी कीमत 1 करोड़ है। तेरी 7 पुश्तें बिक जाएं, तब भी इसका एक बटन नहीं खरीद पाएंगी। लोग हंसते हैं। कोई कहता है, लगता है पगला गया है। एक और ग्राहक कहता है, ये कौन है जो मिस्टर चड्डा से उलझ रहा है? लगता है किसी फिल्म का सीन चल रहा है। इस माहौल में स्टोर का मैनेजर भी पहुंच जाता है। वो मिस्टर चड्डा से माफी मांगता है और आर्यन की तरफ मुड़ता है। देखिए सर, आपकी वजह से हमारे रेजिडेंट कस्टमर को परेशानी हो रही है। आप प्लीज स्टोर छोड़ दीजिए। आर्यन कंधे उचकाता है। मैं क्यों जाऊं? प्रॉब्लम इन जनाब को है तो इन्हें बाहर निकालिए। मैनेजर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, देखिए सर, समझदारी इसी में है कि आप बस करो। चड्डा गरजते हुए कहता है, अगर 5 मिनट में ये लड़का बाहर नहीं गया तो ये शोरूम बंद समझो, और तुम्हारी मैनेजर की नौकरी भी। मैनेजर पसीना पसीना हो जाता है। आर्यन की तरफ देखकर कहता है, सर, आप नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। आर्यन कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है और एक ब्लैक मेटल कार्ड निकालता है। रॉयल बैंक का इंपीरियल ब्लैक कार्ड। मैनेजर कुछ बोलने ही वाला होता है कि चड्डा की नजर कार्ड पर पड़ती है। उसका चेहरा फक पड़ जाता है। वो कांपते हुए आगे बढ़ता है और सबके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है। पूरी दुकान हक्का बक्का। चड्डा जैसा आदमी जो पुलिस अफसरों तक को धमका देता है, आज एक अनजान लड़के के सामने हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि वो जानता था इंपीरियल ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है। ऐसा कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर हो। एक कार होल्डर इस मॉल को खरीद सकता है और चड्डा को यहां से बाहर फिंकवा सकता है। अंजलि स्तब्ध थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अभी जो लड़का उसे कचरा उठाने लायक लग रहा था, वही चड्डा को जमीन पर गिरा चुका था। आर्यन उसकी ओर देखता है, फिर मैनेजर से पूछता है, तो अब क्या मैं ये सूट खरीद सकता हूं? मैनेजर हड़बड़ाता है, सर, क्यों नहीं, बल्कि मैं खुद इसे आपके लिए पैक करता हूं। वो सूट को ध्यान से फोल्ड करता है, उसके लिए खास ब्रांडेड बॉक्स मंगवाता है और एक एक करके सारे सामान को पैक करता है। तो आखिर अब क्या होगा कहानी में आगे? जानने के लिए देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर।